हे गाइस, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज वाला वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मार्वल वालों ने हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में कुछ चीजें बताई और उन्हीं में से एक था नेमोर द सबमरीनर। अब मुझे पता है कि इसको बहुत सारे लोग देख के सोच रहे होंगे कि भाई मार्वल वाले भी अपना सस्ता एक्वामैन लेके आ गए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कहानी कुछ और ही है। तो कॉमिकर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेमोर द सबमरीनर के बारे में कि आखिरकार ये कौन है, कहां से आया और इसके पीछे कहानी क्या है। तो बिना अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड पे डोरे डाले चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेमोर एक्चुअली में एक्वामैन की सस्ती कॉपी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्वामैन का डेब्यू एक्चुअली में 1941 में हुआ था और नेमोर का 1939 में। इनफैक्ट नेमोर आज तक के क्रिएटेड सबसे पहले सुपर हीरोज में से एक है। तो नेमोर एक्वामैन को देख के नहीं बल्कि एक्वामैन नेमोर को देख के बनाया गया था। तो अगर मैं इसके ओरिजिन बताना शुरू करूं तो हमें समय में बहुत पहले जाना पड़ेगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एटलांटिस का किंगडम और वो डिविएंट्स का नाम आपने सुना होगा ना, जो सेलेस्टियल से क्रिएट करे थे और हमने इटर्नल्स में भी देखे थे। तो मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में एटलांटिस और डिविएंट्स का जो किंगडम था, ये दोनों सरफेस के ऊपर रहा करते थे और इनके बीच में एक बढ़िया सी फाइट हुआ करती थी। डिविएंट्स के किंगडम का नाम लेमोरिया था और जब ये लोग आपस में लड़ रहे होते तो सेलेस्टियल लोग डिसाइड करते कि बस बहुत हो गया। वो लोग आते और इस पूरी जगह को तहस नहस कर देते, जिसका मतलब ये है कि एटलांटिस और लेमोरिया दोनों किंगडम टूट के पानी के अंदर समा जाते हैं। अब इसकी कई जनरेशंस बाद एटलांटियंस के जो डिसेंडेंट्स थे उनको अचानक ही ऐसे समुद्र के अंदर सांस लेने की पावर्स मिल गई। तो वो लोग पानी के अंदर जाते हैं, अपने किंगडम ऑफ एटलांटिस को ढूंढते और वहां पे अपना घर बसा लेते हैं। फिर इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे ये लोग अपनी मस्त जिंदगी बिताते रहते हैं। लेकिन फिर इंसान हर चीज में टांक अड़ाता है, तो यहां पर भी वो एक शिप को भेजते हैं जो वहां पर पहुंच के सिंक हो जाता है। लेकिन वो सिंक हुए हुए शिप के अंदर क्योंकि कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए वो एक और शिप भेजते हैं। अब इस शिप के कैप्टन का नाम होता है लेनर्ड मैकेंजी। तो लेनर्ड मैकेंजी क्या है कि वहां पहुंचते हैं और धमाके वमाके करने लगते हैं और इनके इंटेंशन हालांकि बुरे नहीं होते। लेकिन जो एंटार्क्टिक के नीचे मौजूद एटलांटिस का किंगडम होता है, उसके एम्परर ठाकुर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो अपनी सेना को भेजने लगते हैं। लेकिन तब उनकी बेटी फिन जो है वो कहती है कि मैं पापा ऊपर जाके देखती। और क्योंकि एक अटलांटियन होने के कारण ये सरफेस पे सांस नहीं ले सकती थी, तो ये एक मैजिकल पोशन पी लेती है जिसकी वजह से इसको 4-5 घंटे का टाइम मिल जाता है। लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंचती है, मतलब उस शिप पे, तो इसकी नीली स्किन्स, क्योंकि अटलांटियंस की स्किन नीली होती है, तो उसे देखकर ह्यूमन लोग घबरा जाते हैं, इस पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन ये स्कीम के साथ आई थी तो ये अपने आप को पकड़वा लेती है। अब इसको पकड़ते ही जब इसके कैप्टन मतलब लेनर्ड मैकेंजी के सामने लेके जाते तो इन दोनों के बीच में इश्क हो जाता है और उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी थोड़ा थोड़ा टाइम ऐसे साथ में बिताने लगते हैं। लेकिन ये बात फिन के पापा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने अटलांटियन सोल्जर्स को शिप पे भेज देते हैं, जिस वजह से लेनर्ड मैकेंजी को थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसके कुछ सालों बाद वो अटलांटिस में पहुंचती है और एक बेटे को जन्म देती है। अभी जो बच्चा है इसी को ये लोग नेमोर का नाम देते हैं, जिसको अगर आप अटलांटियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे तो होता है एवेंजिंग सन। अब एम्परर ठाकुर का पोता होने के कारण नेमोर जो है वो अटलांटिस का राइटफुल हेयर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक ह्यूमन और अटलांटियन हाइब्रिड था, जिस कारण उसके पास कुछ अनोखी सी शक्तियां थी। सबसे पहले तो बाकी अटलांटियंस की तरह इसकी स्किन नीली ना होकर एक ह्यूमन स्किन जैसी थी। उसके बाद इसके पास पानी में सांस लेने की पावर्स तो थी ही थी, साथ में सरफेस पे भी सांस ले सकता था। लेकिन इससे भी ज्यादा इसके पैरों में छोटे छोटे से पंख थे जो इसको उड़ने की पावर्स देते थे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतने छोटू से पंख का इस्तेमाल करके ये एक फाइटर प्लेन से भी तेज उड़ सकता था। और इन सब चीजों के पीछे मार्वल वालों ने एक और बड़ा सा लॉजिक दिया, और वो ये था कि जब सेलेस्टियल्स ने इंसानों पे और डिविएंट्स पे जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो उसका असर उनको कई हजार लाख करोड़ साल बाद नेमोर में देखने को मिला, जिस वजह से नेमोर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पहला म्यूटेंट बोला जाता है। और मैं जानता हूं कि मार्वल में एपोकलिप्स सबसे पहला म्यूटेंट था, वो पैदा होने वाला सबसे पहला था, ये पब्लिश होने वाला। ये सब कुछ होने के बाद अब नेमोर बड़ा हो गया, फिर इसको अटलांटिस के प्रिंस की तरह सेटअप किया गया, फिर ये सरफेस पे गया, जहां पहुंचने के बाद इसने ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्कवर किया और इसकी ह्यूमन वर्ल्ड में जो अपीयरेंस थी तो इसको एज ए विलन सेटअप किया गया, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ये पहले तो वहां बहुत तोड़फोड़ मचाता है, लेकिन धीरे धीरे करके इसके कैरेक्टर को थोड़ी और क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई। मार्वल कॉमिक्स में जब फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट नहीं करते थे तो उससे पहले एक और ह्यूमन टॉर्च था, और उसकी और नेमोर की एक बहुत ही लेजेंडरी बैटल होती है, क्योंकि जब नेमोर अर्थ पे पहुंच के यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगता है तो वही इसको आके रोकता है। फिर इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और नेमोर को एज अ गुड कैरेक्टर सेटअप करना शुरू किया गया। लेकिन क्योंकि सब कुछ इतना स्मूथली चल नहीं सकता, तो आगे जाकर एक कैरेक्टर ने इसकी मेमोरी को पूरी तरह से वाइप कर दिया और ये भूल गया कि आखिरकार ये है कौन। तो अर्थ पे पहुंचकर कई सालों तक ऐसी सुमड़ी में
रहने लगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली और इतने सालों में फिर फैंटास्टिक फोर ने अपना डेब्यू कर लिया और तब जाकर जो दूसरा ह्यूमन टॉर्च है मतलब हमारा जॉनी स्टॉर्म उसको ये मिलता है। तो जॉनी को लगता है कि भाई ये तो कहीं देखिला देखा लग रहा है, तो क्या करता है कि अपने फिंगर में आग लगा के इसकी दाढ़ी वाड़ी पूरी हटा देता है और फिर इनको रियलाइजेशन होता है कि तो नेमोर है, तो उसको जाके समुद्र में पटकता है, इसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और उसको रियलाइज होता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है। इसीलिए कहता हूं मदद करो तो उसकी जिसको जरूरत हो, नहीं तो लोग तो चाउमीन में भी नारियल की चटनी मिला के खा लेते हैं। खैर तो नेमोर और फैंटास्टिक फोर के बीच में होने वाली इस बैटल को रोका सुजन स्टॉर्म ने, जिसे देखते ही नेमोर को उससे इश्क हो गया। वो उसको किडनैप करके एटलांटिस लेकर गया और फिर फैंटास्टिक फोर एटलांटिस में आए जहां पर इनकी एक बार फिर से फाइट हुई। मतलब ये कई सारे इश्यूज में चलता रहा। फिर फाइनली मिसेस फैंटास्टिक को बताना पड़ा कि नहीं भाई मैं तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ, मेरा दिल किसी और का है। लेकिन नेमोर की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि इसके कजिन भी है जिसका नाम है नेमोरा और प्रोबेबली उसे भी हम इस मूवी में देखने वाले हैं। बेसिकली नेमोरा जो होती है उसको इनिशियली नीली स्किन वाली एटलांटियन के फॉर्म में ही डेब्यू कराया गया था, लेकिन जैसे जैसे कॉमिक बुक्स की स्टोरी आगे बढ़ती गई तो उसको भी ह्यूमन स्किन और ह्यूमन फॉर्म देकर ये बताया गया कि वो भी ह्यूमन एटलांटियन हाइब्रिड है। फिर क्योंकि इसका खुद का किंगडम है जिसपे रूल करता है तो उसके ऊपर भी इसकी कई सारी कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं क्योंकि हर कोई इसके थ्रोन को हासिल करना चाहता है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स और इश्क विश्क का चक्कर भी इसकी कॉमिक्स में देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ नेमोर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि प्रोबेबली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे पहला एंटी हीरो भी है। इसमें वो सारी चीजें करने का कूदा है जो दूसरे सुपर हीरोज में ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इनकर्जन्स के टाइम पर यही वो कैरेक्टर था जिसने कबाल नाम का एक ग्रुप फॉर्म किया था जिसमें थानोस और उसके ब्लैक ऑर्डर के सारे मेंबर्स थे और इन लोगों ने अर्थ पे आने वाले जितने भी इनकर्जन्स थे, मतलब जब दूसरी अर्थ इस वाली अर्थ से टकरा रही थी तो उन पर जाकर उनको पहले ही डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत दिखाई। इतनी सारी काउंटलेस लाइव्स होंगी जो कोई और सुपर हीरो ले नहीं सकता, वो इसने लेने की हिम्मत दिखाई। और अगर आप लोग नेमोर की कहानी को और भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा बैडएस है। अब आई जस्ट होप कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिले। ऑल्दो हमें ऑलरेडी कॉमिक बुक से थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिल चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमिक बुक्स के जितने भी इटरेशंस हैं उसमें नेमोर को या तो व्हाइट कॉकेशियन या फिर एशियन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वही एमसीयू में प्रोबेबली एस्टेक या फिर मायन सिविलाइजेशन को बिलोंग करेगा। इसको प्ले करने वाले एक्टर ऑलरेडी मैक्सिकन है तो इन्होंने यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस कर दिए। बट एज लॉन्ग एज ये लोग वो एंटी हीरो वाले एलिमेंट को मेंटेन करके रखते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद नेमोर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करी जाए तो मैंने पहले भी बताया कि नेमोर के पास सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एजिलिटी, वही जो नॉर्मल सुपर हीरोज के पास होती है ना छोटी मोटी पावर्स, वो तो है ही है। लेकिन ये पानी के अंदर बहुत तेजी से स्विम कर सकता है, हवा में बहुत तेजी से उड़ सकता है और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर भी है। इसने जितनी भी कॉम्बैट ट्रेनिंग ली है उसका इस्तेमाल करके ये ब्लैक पैंथर मतलब हमारे कॉमिक्स में तचाला जो है उसको बहुत ही कड़ी टक्कर दे देता है। उसके अलावा इसके पास अपने खुद के वेपन्स भी होती हैं जिसमें से एक ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून है जो कि एडमेंटाइन नाम के मेटल से बना है जिससे एडमेंटियम बना है। तो कुल मिला के मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में जो नेमोर का डेब्यू होने वाला है उसे लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि कॉमिक बुक्स में ये एक बहुत ही बैडएस कैरेक्टर है और इट इज वेरी सैड कि अभी तक हम लोगों ने इसका लाइव स्क्रीन पोर्ट्रेयल देखा ही नहीं था। बट फाइनली ये चीज बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। और आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। अरे वो उसकी बहन होगी। बहन होगी? हाँ। इतनी गोरी आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने भी चश्मा पहना, दोनों चश्मीश। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने